नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर। आज का वीडियो हमारा 2000 सोल्व प्रॉब्लम ऑफ रियल एनालिसिस सीरीज का 18th लेक्चर है। इसमें हम अगेन आसपास प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम हमने CISR नेट दिसंबर 2017 के एग्ज़ाम से ली हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमने अपने चैनल पर दो सीरीज स्टार्ट कर रखी हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन सीरीज ऑफ लीनियर अलजेब्रा और दूसरा रियल एनालिसिस के लिए। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे कि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट प्रॉब्लम, जो कि सीरीज का 86 प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या आपके पास, लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम ओपन इंटरवल 0 to infinite to r एंड दिस इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, देन आपका चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या आपके पास, लिमिट x goes to 0 पॉजिटिव एफ एक्स एंड लिमिट x goes to infinity एफ एक्स एग्जिस्ट। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। अगर मैं एक फंक्शन मानता हूँ, सपोज माई f इज फ्रॉम 0 to infinity, so this is r, let my fx is equal to x, fx क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, then f is uniformly continuous on 0 to infinity, और इसकी जो लिमिट है आपकी, लिमिट x goes to 0 पॉजिटिव एफ एक्स एग्जिस्ट, या आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इक्वल टू 0 आ जाएगी एंड इक्वल टू 0, बट लिमिट x goes to infinity एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपकी जो इनफाइनाइट वाली लिमिट वो आपकी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर आपका ये ऑप्शन रॉन्ग है तो आपका ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन सी, बिकॉज इट सेज लिमिट x गोस इन्फिनिटी एफ एक्स एग्जिस्ट, दिस इज आल्सो रॉन्ग, सो ऑप्शन 3 इज आल्सो रॉन्ग। नाउ व्हाट अबाउट ऑप्शन सेकंड, लिमिट x गोस टू पॉजिटिव एफ एक्स एग्जिस्ट बट लिमिट x गोस टू इन्फिनिटी एफ एक्स नीड नॉट एग्जिस्ट। दिस इज एक्चुअली ट्रू, दिस इज ट्रू बिकॉज आपको गिवन क्या है, गिवन f is from 0 to infinite to r is uniformly continuous, it implies if अगर मैं इस फंक्शन को ले लेता हूँ 0 से 1 के ऊपर, r रिस्ट्रिक्ट कर दिया मैंने फंक्शन को, रिस्ट्रिक्शन, then f is also uniformly continuous, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूस क्यों होगा, क्योंकि वो 0 से इन्फाइनाइट के ऊपर क्या यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, और इसको मैंने क्या क्या फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया 0 से 1 पे ओपन इंटरवल पे, तो यहाँ पे क्या होगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। बट आपका ओपन इंटरवल 0 से 1 पे कंटिन्यूस होगा इफ एंड ओनली इफ, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा इफ एंड ओनली इफ, बट f is uniformly continuous if and only if limit x goes to 0 positive fx and limit x goes to 1 negative fx both exist finite, both exist finite।
इन पर्टिकुलर आपकी लिमिट हमेशा क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, इट विल ऑलवेज एग्जिस्ट। तो आपके यहाँ पे जो लिमिट होगी फंक्शंस की, जीरो पॉजिटिव पे राइट हैंड लिमिट एट द पॉइंट जीरो इट ऑलवेज एग्जिस्ट। तो माई ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। अब इनफाइनाइट पे जो लिमिट आपकी मे एग्जिस्ट मे नॉट एग्जिस्ट, बट जीरो पे आपकी हमेशा लिमिट एग्जिस्ट करेगी, राइट हैंड लिमिट। सो माई ऑप्शन सेकेंड विल बी करेक्ट एंड हेंस ऑप्शन डी विल बी फॉल्स, बिकॉज ये बोला कोई सी भी आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, बट जीरो वाली तो हमेशा ही एग्जिस्ट करेगी। दिस ऑप्शन विल बी रॉन्ग। एक इजी सा क्वेश्चन था आपके पास यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के ऊपर, नेट दिसंबर 2017 एग्जाम का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। अगेन आपका नेट दिसंबर 2017 का एग्जाम का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम किसके ऊपर है, सीरीज और सीक्वेंस सीरीज के ऊपर है। तो क्या आपके पास लेट ए एन बी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सेटिस्फाइंग a1 is greater than equals to 1 and an plus 1 is always greater than equal to an plus 1, then which of the following is necessarily true। तो कैसे करेंगे इसको, तो लेट ए एन इक्वल्स टू एन, हम ए एन को मान लेते हैं, एन मान लेते हैं, देन a1 is 1 and is always greater than equals to 1, also an plus 1 is n plus 1 and this is equals to an plus 1। तो आपकी जो सीक्वेंस है an इक्वल टू n, वो गिवन कंडीशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाइड कर रही है, दोनों कंडीशन को आपकी सेटिस्फाइड कर रही है। बट समेशन 1 अपॉन an विच इज समेशन 1 बाई n इज डाइवर्जेंट, ये तो आपके पास डाइवर्जेंट है बाय पी टेस्ट, and an which is equals to n is unbounded sequence। तो आपकी सीक्वेंस अनबाउंडेड है और इसका 1 अपॉन an क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो आपका ऑप्शन बी तो रॉन्ग हो जाएगा, द सीक्वेंस इज बाउंडेड, दिस इज रॉन्ग। सेकंड आपका ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, द सीरीज 1 अपॉन an इज कन्वर्जेंट, दिस इज आल्सो रॉन्ग बिकॉज इन दिस केस दिस इज डाइवर्जेंट। हमारे पास दो ऑप्शन बच के, ऑप्शन फर्स्ट एंड 3। ऑप्शन फर्स्ट क्या बोला, द सीरीज समेशन 1 अपॉन an स्क्वायर डाइवर्ज, एंड ऑप्शन थर्ड क्या बोला, समेशन 1 अपॉन an स्क्वायर कन्वर्जेस। तो इसमें से क्या होगा, देखिए क्या कैसे करेंगे इसे, मैं गिवन क्या है, माई a1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड an प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू an प्लस 1, ये मुझे गिवन है स्टेटमेंट में। नाउ यूजिंग दिस टू वी क्लेम माई an इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मैं ऐसे क्लेम कर सकता हूं कि मेरा जो an आएगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू किससे होगा, n होगा। कैसे करेंगे इसको, यूजिंग इंडक्शन, यूजिंग इंडक्शन। अब यहां से इंडक्शन आप क्या कर सकते हैं, a इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, तो प्रूव कर सकते हैं, इजी एक्सरसाइज आपके पास ये। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, माई a इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, it means an square, it implies an square is always greater than equals to n square, so it implies 1 upon an square is always less than equals to 1 by n square, so it implies since 1 upon n square is convergent, it implies by comparison test, by comparison test, and this is convergent, so it implies summation 1 upon an square is also convergent by using comparison test। तो यहाँ आपका जो समेशन आएगा 1 अपॉन an स्क्वायर हमेशा क्या होगा, एक कन्वर्जेंट सीरीज होगा। तो माई ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट एंड ऑप्शन ए विल बी रॉन्ग। अगेन एक इजी सा क्वेश्चन था सीक्वेंस सीरीज के ऊपर, आपका नेट दिसंबर 2017 का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। इस सीरीज का
और अगेन आपका प्रॉब्लम है नया दिसंबर 2017 के एग्जाम से। प्रॉब्लम क्या है, लेट x बी ए सेट एंड लेट पी एक्स बी द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x, मीन्स पी एक्स आपका क्या पावर सेट है x का, एन sigma x is equal to set of all functions from x to 0 1, then omega, not sigma, omega x equal be the set of all functions f from x to 0 1, then पहला ऑप्शन आपके पास है if x is finite then px is finite. This is obviously wrong, obviously correct statement है, फर्स्ट इज करेक्ट। आपका स्टेट रिजल्ट क्या आपके पास, इफ cardinality of set x is equal to n, then cardinality of power set of x is equal to 2 की power n. So it implies if x is finite set, if x is finite set, it implies power set of x is also finite set. Since if n is finite, then 2 to the power n is also finite. So my first statement is correct statement. If x is finite, power set is also a finite set. Second, if x and y are finite sets, and if there is a one-to-one correspondence between power set of x and power set of y, then there is a one-to-one correspondence between x and y. This statement is also correct because यहाँ पे वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब क्या, बाइजेक्शन, बिटवीन दिस बाइजेक्शन बिटवीन पावर सेट ऑफ x and power set of y. So if x and y are finite set and there is a bijection between power set of x and power set of y, then there is a bijection between x and y. आपको चेक करना है। देखिए let a and b are any two set, then cardinality of A is equal to cardinality of B if and only if there exists a bijection between A and B. There exists a bijection F between A and B, and this is bijection. तो अगर दो सेट के बीच में अगर कोई एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर रही है, इट इम्प्लाई दोनों कार्डिनलिटी के सेम है, और अगर दोनों कार्डिनलिटी सेम है तो बीच में एटलीस्ट एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट जरूर करेगा। अब उसने बोला कि आपके पास x और y आपके क्या फाइनाइट सेट हैं, n देयर इज बाइजेक्शन between power set of x and power set of y. It implies दोनों कार्डिनलिटी क्या होगी, सेम होगी। पावर सेट ऑफ x की कार्डिनलिटी और पावर सेट ऑफ y की कार्डिनलिटी क्या होगी, सेम होगी। बट पावर सेट ऑफ x की कार्डिनलिटी क्या होती है, 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ x टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ y. इट इंप्लाइज मॉड ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ x मस्ट बी इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ y. अब दो सेट्स हैं और दोनों कार्डिनलिटी क्या सेम है, इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट a bijection between x and y. तो दो बीच में एक एटलीस्ट एक बाइजेक्शन जरूर एग्जिस्ट करेगा बिकॉज दोनों कार्डिनलिटी क्या सेम है. तो माय ऑप्शन सेकंड इज आल्सो करेक्ट. There exists a bijection between x and y, so option second is also correct. Now there is no bijection between x and power set of x. This is also correct. Why? This is because for any set x और सेट ऑफ x की जो कार्डिनलिटी है हमेशा क्या होगी, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगी कार्डिनलिटी ऑफ x. आपके बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बेसिक रिजल्ट आपके पास ये सेट थ्योरी का.
फॉर एनी सेट x कैन बी एनी सेट, देन पावर सेट x की जो कार्डिनलिटी हमेशा ग्रेटर देन होती है किसे, कार्डिनलिटी ऑफ x. इट मीन्स, सो इट इम्प्लाइज देयर कैन नॉट बी any bijection between power set of x and x, because अगर बाइजेक्शन हो गया तो दोनों कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी. बट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज कार्डिनलिटी ऑफ x, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ x ऑलवेज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ x, so there cannot be any bijection between power set of x and x. So my third statement is also correct. फोर्थ ऑप्शन क्या है, देयर इज अ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन ओमेगा एक्स एंड पावर सेट ऑफ एक्स. देखिए नाउ पावर सेट ऑफ एक्स की कार्डिनलिटी कितनी होगी आपके पास, दिस इज इक्वल्स टू 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ एक्स. व्हाट इज ओमेगा एक्स, ओमेगा एक्स इज सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम एक्स टू 2.01. इसमें ओमेगा एक्स. तो हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर फ्रॉम x to 0,1. so total number of functions from x to 0,1 is equal to कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट which is 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ x. दिस अगेन वेरी बेसिक रिजल्ट इन नंबर सेट थ्योरी. रिजल्ट क्या होता है आपके पास, आपके पास दो सेट आपके पास a और b. f का कोई फंक्शन है फ्रॉम a to b, देन total number of functions from a to b is equal to b कार्डिनलिटी की पावर a की कार्डिनलिटी. आपके पास रिजल्ट होता है बेसिक सेट थ्योरी के अंदर, हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट a टू सेट b. तो हमने यहाँ पे वो लगाया है, यहाँ पर b आपका क्या है, 2 पॉइंट सेट है तो उसकी कार्डिनलिटी 2 हो जाएगी की पावर कार्डिनलिटी ऑफ x. इसका मीन्स क्या हुआ कि आपका जो ओमेगा एक्स है उसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, इट इम्प्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ ओमेगा एक्स इज इक्वल टू 2 कार्डिनलिटी ऑफ एक्स एंड कार्डिनलिटी ऑफ पावर एक्स कितना आपके पास, अगेन 2 कार्डिनलिटी ऑफ एक्स. इट मीन दोनों साइड की कार्डिनलिटी क्या होगी, सेम हो जाएगी. इट इम्प्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ ओमेगा एक्स इज इक्वल टू सेम एज कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ एक्स. It implies there exists a bijection between power set of x and omega x. तो आपका जो स्टेटमेंट फोर्थ है वो क्या हो जाएगी, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी. तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो इस केस में आपके ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों ऑप्शन के आपके पास करेक्ट हैं. तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं. प्रॉब्लम 89. इसमें क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू फॉर ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई. तो पहला ऑप्शन है आपके पास, पहले फोर्थ ऑप्शन देखते हैं. एफ इज सर्जेक्टिव एंड एक्स इज अनकाउंटेबल देन वाई इज काउंटेबली इनफाइनाइट. दिस इज रॉन्ग बिकॉज अगर मैं एक्स को लेता हूँ, सपोज एक्स को लेता हूँ आर और फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ आर से 1 पॉइंट सेट के ऊपर, सपोज दिस इज जस्ट 1 फंक्शन के मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू 1 कांस्टेंट फंक्शन और एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर. Then obviously my function is on to, f is on to, so this is on to, x is uncountable, my r is uncountable, but y is not countable infinite. Actually y is
काउंटेबली फाइनाइट है यहाँ पे, सो माय दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. व्हाट अबाउट ऑप्शन सी, if x is injective and y is countable then x is finite. This is again wrong because अगर मैं x को लेता हूँ, सपोज एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ मैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेके सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर. हमारा फंक्शन क्या डिफाइन किया, माई एफ एक्स इक्वल्स टू 2x, देन f is 1 1, implies my f is 1 1. F is 1 1 and y is countable infinite. My 2n is countable infinite set. This is countable set. But domain set, this is not finite. So my option C will be wrong. So my option C will be wrong. अब ऑप्शन ए और बी बच्चे आपके पास. पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं. इफ एफ इज 1 1 देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g फ्रॉम y to x. If x is function if f is a function from x to y and f is 1 1, it implies there exists a function g from y to x such that f of g of y is equal to y for every y belongs to capital Y. मुझे चेक करना है क्या ऐसा पॉसिबल होगा, क्या ऐसा हमेशा होगा. तो देखिए कैसे करते हैं इसे. पहले स्टेटमेंट लेके चलते हैं. If f of g of y is equal to y, it implies f of g is invertible because this is an identity function, is invertible. If composition is invertible, it implies f is onto, but आपको f given क्या है, 1 1, f is also 1 1, f is also 1 1, ये आपको गिवन है. और अगर हम ये जूम करते हैं कैसा पॉसिबल होगा, इट इम्प्लाइज f is onto, so it implies f is bijection, it implies my f is bijection. तो अगर आप ये कंडीशन जूम करते हैं कि f of g of y equal to y, it implies f must be bijection. बट क्या ऐसा हमेशा पॉसिबल है? नो, बिकॉज अगर मैं f को लेता हूँ, my f is from r to r and my fx is equal to e की पावर x, then f is not a bijective function, then f is not bijective. तो आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. दिस इज जस्ट रॉन्ग because if you can take f from r to r and my fx is equal to e power x, then f is not bijective. अगर आप ये स्टेटमेंट अगर जूम कर लेते हैं, then it force f to be bijective, but this is not true in this case, so ये आपको ऑप्शन होल्ड नहीं हो सकता इस केस के लिए. तो फर्स्ट इज रॉन्ग. जो आपके 3 ऑप्शन होंगे तो सेकंड मस्ट बी ट्रू, सेकंड मस्ट बी ट्रू. if f is surjective, then there exists a function from g y to x such that f of g of y equals to y for all y belongs to y. This is always true. आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं. y option B is correct. An easy exercise.
आपको जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट क्यों है? आपका एक बहुत ही इजी एक्सरसाइज आपके पास, जस्ट बेसिक आपको चीज़ें लगानी है यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 90। इस वीडियो का लास्ट प्रॉब्लम है। लेट D and D dash be metrics on a non-empty set X, then which of the following are metric on X? कौन कौन सा आपके पास मेट्रिक है आपको पूछा गया है। फर्स्ट के आपके पास सम ऑफ टू मैट्रिक्स है, और आपको पता है अगर आपके पास दो मैट्रिक्स स्पेस हैं, दोनों का जो सम करेंगे हमेशा क्या आएगा, एक मैट्रिक्स स्पेस आता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू है। इफ D1 and D2 are two metric space, are two metric on X, that it implies D1 plus D2 is also a metric on X। बहुत ही एक्सरसाइज आपका कर सकते हैं इसको। दिस फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू, ऑलवेज मेट्रिक है ये। थर्ड, अगेन स्टैंडर्ड रिजल्ट है आपके पास। इफ D1 and D2 are two metric space, two metric on X, that implies maximum of D1 D2 is also a metric on X। इट इम्प्लाइज आपका जो ऑप्शन थर्ड है वो भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। What are option second and fourth? Option second false, because let D and D dash both are equals to standard metric। On R मीन्स हमने अज्यूम कर लिया कि D between X and Y is equal to D dash between X and Y, which is equals to mod of X minus Y, where my X is set of all real number। तो मुझे चेक करना है यहाँ पे कि डी एक्स वाई इंटू डी डैश एक्स वाई इज दिस मेट्रिक और नॉट, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। दिस इज माई डी डबल डैश एक्स वाई। मुझे क्या चेक करना है, डी डबल डैश एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। इज दिस मेट्रिक और नॉट, इज दिस मेट्रिक on R? Answer is no, it is not a metric। Why? This is because let my x is 0, my y is 1, it implies distance between x and y is 1। Okay, if we put z equals to half, then distance between x and z is equal to 1 by 4, and distance between z and y is again 1 by 4। It implies my d double dash xy is strictly greater than d double dash xz plus d double dash zy। तो इस केस में आपकी जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है वो आपकी सेटिस्फाइड नहीं हो रही। इट इम्प्लाइज डी डबल डैश इज नॉट ए मेट्रिक ऑन आर। इट इम्प्लाइज डी डबल डैश इज नॉट ए मेट्रिक ऑन आर। तो आपका जो ऑप्शन सी था वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सेकंड विल बी रॉन्ग। नॉट ए मेट्रिक ऑलवेज। Okay, what about option 4? Minimum of D and D dash is metric on X. Answer is again no, this is not a metric always, so this is wrong। Why?
why this is not a metric always? उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको पहले बेसिक कंसेप्ट लगाते हैं। बेसिक कंसेप्ट, let X is any set and Y and D is any metric space आपके पास दो चीज़ें हैं, एक तो X है, कोई भी सेट है ये, और आपके पास एक मैट्रिक्स स्पेस है Y एंड D, और F इज ए फंक्शन विच इज वन फंक्शन फ्रॉम X टू Y, and F is a function from X to Y, this F is 1 1. Then we can define a metric on X using F. Then we can define a metric on X using F and metric on Y. कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम क्या डिफाइन करेंगे मेट्रिक ऑन X, D डैश मान लेते हैं, D डैश X1 X2 will be equals to D between F of X1 and F of X2, where my X1 X2 are both belongs to X. So this defined a metric on X. Then D dash is a metric on X. आप इसको इजीली चेक कर सकते हैं, दिस ऑलवेज अ मेट्रिक ऑन X. अब इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे टू फाइंड काउंटर एग्जांपल ऑफ ऑप्शन D. तो यहाँ पे क्या, लेट माई सेट X इज 3 पॉइंट सेट A, B and C, and my Y is set of all real line with usual metric. Okay. Then I have defined a function f from X to R so that f of A is equal to -1, say f of B equals to say 2, and f of C is equal to say 0. Then this defined a metric on X, say this is D1. So we defined a metric D1 on set X so that D1 of AB is equal to f of A minus f of B, which is -1 -2, which is 3, and D1 of AC will be equal to f of A minus f of C mod, which is equals to -1 0, which is 1. Similarly f of D1 of BC, which is mod of f of B minus f of C, which is mod of f of B वैल्यू कितने 2 है, f of C वैल्यू 0 है, which is 2. तो आपकी एक मैट्रिक डिफाइन होगी सेट X के ऊपर यूजिंग F. अब हम एक और मैट्रिक डिफाइन करेंगे X के ऊपर यूजिंग अनदर फंक्शन से G. नाउ G इज फ्रॉम X to R अगेन, एंड G ऑफ A से एक फंक्शन डिफाइन कर दिया मैंने 1, and G of B से 4, and G of C is equal to say 0.5. It implies it defined a metric on X say D2, and D2 of AB is equal to G of A minus G of B का mod, and this is equals to 1 minus 4 का mod, which is 3.
and d2 of bc will be equals to mod of g of b minus mod of g of c which is equals to g of b will कितने ओके 4 है minus g of c is 0.5 is 3.5 and it is d2 of ac. d2 of ac is equal to mod of g of a minus g of c which equals g of a वैल्यू आपके पास 1 है 1 minus 0.5 which is 0.5. ओके तो अभी मेरे पास x के ऊपर दो मैट्रिक्स हैं d1 एंड d2 और मैं ये क्लेम करूंगा जो इनको जो मिनिमम आएगा वो एक मैट्रिक नहीं होगी. वी क्लेम मिनिमम ऑफ d1 and d2 is not a metric on x. Why? Okay. What about इसको एक मैट्रिक मान, इसको मान लेते हैं d3 मान लेते हैं. सपोज दिस में d3, लेट दिस इज d3. तो d3 of ab will be equals to minimum of d1 of ab and d2 of ab which equals to minimum of d1 ab वैल्यू कितने आपके पास. my d1 ab is 3 and d2 ab is 3, both are 3, so this is 3 3. It's 3 and 3, this will be 3, so d3 ab is 3. now d3 ac is equal to minimum of d1 ac and d2 ac, but d1 ac की वैल्यू कितने आपके पास. my d1 ac is d1 ac is 1 and d2 ac is 3.5, so this is 1 and 3.5, so minimum of 1 and 3.5 which is obviously 1. now what about d3 of bc which is minimum of d1 of bc and d2 of bc. what about d1 of bc. d1 bc कितना आपके पास. my d1 bc is 2 and d2 bc is 0.5, this is minimum of 2 and 0.5 which is obviously 0.5. it implies my d3 ab is strictly greater than d3 ac plus d3 bc. it implies it does not satisfy triangle inequality, so it implies d3 is not a metric on x, but d1 and d2 are both metric, but d1 and d2 both are metric on x. आपके पास d1 d2 के मैट्रिक थे बट इनका जो मिनिमम है वो मैट्रिक नहीं है, सो माय ऑप्शन डी इज रॉन्ग. so my option D is wrong. तो फाइनल आंसर क्या होगा. ओनली फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन एंड सेकंड और फोर्थ इज इनकरेक्ट ऑप्शंस. तो आपका लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का. एज यूजुअल आपके पास एक एक्सरसाइज है जिसमें हमने दो प्रॉब्लम दी हैं आपको और दोनों प्रॉब्लम आपके नेट दिसंबर 2017 के एग्जाम से हैं. आप इनको ट्राई करिए. इसको हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी रियल एनालिसिस सॉल्यूशन प्रॉब्लम की हम डिस्कस करेंगे. तो टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे.